Subscribe to our channel and press the notification bell icon to never miss any update. दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। इस चैनल पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर अपलोड होते हैं और अभी हमने रिसेंटली 3 से 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। हम लोग WRD जेई एग्जाम के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सॉन्ग इस सब्जेक्ट के 4 लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हम सॉन्ग का लेक्चर नंबर 5 अपलोड करने वाले हैं। और आज का टॉपिक जो है सॉन्ग का वो है SFD एंड DMD। जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है SFD और DMD। तो जो लोग अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं या फिर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज इसे सब्सक्राइब करो और बाजू में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स का अपडेट तुरंत मिल सके और सबसे पहले मिल सके। तो आज लेक्चर नंबर 5 जिसका नाम है SFD और DMD, ठीक है। इसके ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चन कोई भी जेईई एग्जाम में आपको दिखने ही वाले हैं। तो आज हम SFD DMD के पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर के सारे फॉर्मूलेज और सारे न्यूमेरिकल्स जो इसके ऊपर आए हुए हैं वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब हम SFD DMD ये टॉपिक डिस्कस करते तो ये टॉपिक पूरी तरीके से किससे रिलेट करता? ये टॉपिक रिलेट करता बीम से। SFD और DMD हमें सिर्फ बीम का ही निकालना पड़ता या फिर गर्डर का निकालना पड़ता और गर्डर भी एक तरह का बीम ही है। तो बीम क्या रहता? बीम क्या रहता? बीम मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर जो हमेशा वर्टिकल लोडिंग या फिर ट्रांसवर्स लोडिंग को ही सब्जेक्ट करता। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पर हमेशा ट्रांसवर्स मतलब वर्टिकल लोड ही नॉर्मली एक्ट होता और या फिर इसके ऊपर इस तरह से यूडियल रहता या फिर कभी-कभी कपल फॉर्म होता या कभी-कभी इंक्लाइन लोड भी आते रहता। तो इंक्लाइन लोड में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एक्ट होता है बीम के ऊपर, पर बीम को नॉर्मली ऐसे ही बोला जाता है कि इट इज नॉर्मली सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स मतलब वर्टिकल लोड। तो बीम का डेफिनेशन क्लियर है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है। अब ये बीम के नीचे जो अपन रिएक्शन लगाते हैं, ये बीम के नीचे अपन जो सपोर्ट लगाते हैं, जो रिएक्शंस लगाते हैं, वो रिएक्शन लगाने के, वो सपोर्ट लगाने के बहुत सारे प्रकार है। देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। तो अपन डिस्कस करेंगे अलग-अलग सपोर्ट्स के टाइप्स के ऊपर और हर सपोर्ट पे कितने रिएक्शन हम ऑफर कर सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को पता होना। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज एक सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट, तो फिक्स सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी आ सकती और फिक्स सपोर्ट कितने रिएक्शन ऑफर करता ये हम देखेंगे। अब फिक्स सपोर्ट के भी 2 टाइप रहेंगे। एक रहेगा 2D फिक्स सपोर्ट, मतलब 2D फ्रेम है तो 2D फ्रेम में नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आएंगे, और एक रहेगा 3D फिक्स सपोर्ट, मतलब 3D फ्रेम है तो 3D फ्रेम में नंबर ऑफ रिएक्शन कितने बन सकते हैं। तो नॉर्मली फिक्स सपोर्ट के ऊपर 3 तरह के रिएक्शन अननोन रहते हैं। एक तो वर्टिकल रिएक्शन, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और तीसरा मूवमेंट। फिक्स सपोर्ट पे वर्टिकल भी आता, हॉरिजॉन्टल भी आता और मूवमेंट भी फॉर्म होती। मतलब फिक्स सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन कौन से रहेंगे? Fx, Fy और M। समेशन Fx भी अननोन रहेगा, Fy अननोन रहेगा और मूवमेंट भी अननोन रहेगी। मतलब नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए इसमें? 3 हो गए। वैसे अगर अपन 3D फिक्स सपोर्ट देखते तो वहां आपको Fx, Fy, M तो दिखेंगे ही, लेकिन अलग-अलग डायरेक्शन में दिखेगा। मतलब अलोंग x डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग z डायरेक्शन। तो यहाँ आपको क्या दिखेगा? यहाँ आपको Fx, Fy, Fz भी दिखेगा जो 3D है। 3D फिगर है तो वहां पे तीनों एक्सिस दिखती है, Fx, Fy, Fz। और 3D फिगर है तो वहां मूवमेंट भी आपको तीन तरह के मूवमेंट आपको अननोन मिल सकते। तो टोटल यहाँ जो नंबर ऑफ अननोन आपको मिलने वाले हैं वो कितने हैं? 6। तो 2D फिक्स सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन कितने रहते हैं? 3 और 3D फिक्स सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन कितने रहते हैं? 6। कौन से रहते हैं बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी छोटे मोटे जेईई एग्जाम में क्वेश्चन पूछते और जेईई एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछते, ठीक है। अब दूसरा सपोर्ट देखते हैं अपन, हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट में भी आपको मैं 2 टाइप दिखा देता। एक रहेगा 2D हिंज सपोर्ट, एक रहेगा 3D हिंज सपोर्ट। 2D हिंज सपोर्ट में नंबर ऑफ अननोन रहेंगे 2, वो कौन से रहेंगे? Fx और Fy। मतलब क्योंकि हिंज सपोर्ट पे नॉर्मली 2 तरह के रिएक्शन अननोन रह सकते, एक वर्टिकल भी रह सकता और एक हॉरिजॉन्टल भी रह सकता। हिंज सपोर्ट 2 रिएक्शन अलाउ करता, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। और जो 3D हिंज सपोर्ट है वहां कौन से रह सकते? तो वहां रह सकते Fx, Fy
और या फिर एफ जेड। मतलब यहाँ आपको तीन तरह के अननोन दिख सकते हैं। 3D फिगर में आपको एफ जेड भी दिख सकता, क्योंकि 3D फिगर है तो वो तीनों भी एक्सिस में रिएक्शन फॉर्म कर सकती। मतलब एफ एक्स एफ वाई एफ जेड ये तीनों भी रिएक्शन आपको 3D हिंज सपोर्ट में मिल सकती, और 2D हिंज सपोर्ट में आपको दो रिएक्शन मिलने वाली है, एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, तो ये आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ अननोन कितने रहते हैं हर सपोर्ट पे। एक और सपोर्ट देख लेते हैं अपन, रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट पे नॉर्मली नंबर ऑफ अननोन एक ही रहता। रोलर सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन एक ही रहती, वो रोलर सपोर्ट 2D रहो या फिर वो रोलर सपोर्ट 3D रहो। 3D रोलर सपोर्ट भी इस तरह से रहता, 3D रोलर सपोर्ट इंक्लाइंड रहता, तो उस पे भी रिएक्शन एक ही आती इंक्लाइंड, तो उस पे की बहुत तीन चार रिएक्शन नहीं आती। 3D रोलर सपोर्ट पे भी नंबर ऑफ अननोन 1 ही दिखने वाला है, और 2D रहा तो भी 1 ही दिखने वाला है। कभी कभी ऐसा पूछ सकते, अगर डबल रोलर सपोर्ट रहा, अगर डबल रोलर अपन ने एक सपोर्ट पे दिया, कभी कभी इस तरह से बीम देते अपने को, इस तरह से बीम देते, वहां पे यहाँ पे भी रोलर दिए हुए और यहाँ पे भी रोलर दिए हुए, तो यहाँ पे दो तरह के मूवमेंट, दो तरह के रिएक्शन आते हैं। डबल रोलर सपोर्ट पे ये फिक्स करके समझो, डबल रोलर सपोर्ट पे दो तरह के अननोन आ सकते हैं, एक तो आर वाई वर्टिकल रिएक्शन देंगी और दूसरी एम मूवमेंट आएंगी, एक फॉर्म होगी। तो डबल रोलर सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन दो रह सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। बहुत कम लोगों को पता होता है कि डबल रोलर सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन दो आते हैं, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब अपन आगे जाएंगे। अब आपको मैं बेसिक दिखाऊंगा कि शेयर फोर्स किसे बोलते हैं और बेंडिंग मोमेंट किसे बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बीम वगैरह आप सबको पता है, फिक्स बीम, कंटीन्यूअस बीम, सिंपल सपोर्ट बीम, रोलर बीम, हिंज बीम, कैंटिलीवर बीम, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अपन डायरेक्टली अब शेयर फोर्स क्या रहता और बेंडिंग मोमेंट क्या रहता इसके ऊपर जंप करने वाले हैं। तो शियर फोर्स मतलब क्या होता, शियर फोर्स मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम शियर फोर्स निकालते तो हम वो बीम के ऊपर जितने भी वर्टिकल फोर्स आ रहे सारे वर्टिकल फोर्स का अलजेब्राइक सम, मतलब क्या होता है शियर फोर्स। मतलब shear force is the algebraic sum of all the vertical forces at any section of a beam from either side, लिख कर रख लो आप लोग shear force की definition। shear force at any section of a beam is the algebraic sum of all the vertical forces acting on the beam from either side। मतलब क्या, एक तो लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से। देखो मैं समझाने वाला था आप लोगों को। सपोज ये एक बीम है, तो शियर फोर्स पहली बात तो बीम के हर पॉइंट पे निकालना पड़ता। हर पॉइंट पे मतलब क्या, बीम के जिस जिस पॉइंट पे लोड एक्ट हो रहा उस हर पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना पड़ता। बीम के जिस जिस पॉइंट पे लोड आ रहा उस हर पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना पड़ता। जैसे शियर फोर्स ए पे निकालना है तो एक तो लेफ्ट साइड से निकालो या फिर राइट साइड से निकालो। आप बोलोगे कि मैं लेफ्ट से भी निकालता राइट से भी निकालता, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको चूज करना पड़ेगा एक तो लेफ्ट या फिर राइट। सपोज मैं लेफ्ट से निकालता तो ए के लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं है, मतलब ए पॉइंट पे शियर फोर्स क्या लेंगे, सिर्फ एक ही फोर्स है आर ए बस। अब मेरे को सी पे जाना है, सी के लेफ्ट में कोई फोर्स है क्या, हाँ है आर ए, और एक फोर्स है डब्ल्यू, मतलब आर ए ऊपर जा रहा मतलब प्लस, डब्ल्यू नीचे आ रहा मतलब माइनस, आर ए माइनस डब्ल्यू, आर ए माइनस डब्ल्यू वन, ये हो गया सी का शियर फोर्स। अब डी पे गए तो आर ए भी दिखता, डब्ल्यू वन भी दिखता, डब्ल्यू टू भी दिखता, मतलब आर ए माइनस डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू। अब बी पे गए तो आर ए माइनस डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू प्लस आर बी। ये इस तरह से अपन शियर फोर्स निकालते हो क्या करते, जिस पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है उसके एक तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जितने भी वर्टिकल फोर्स दिखते उन सब का अलजेब्राइक सम करना, तो आपको उस पॉइंट का शियर फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो शियर फोर्स निकालते वक्त आपको दो तरह के साइन कन्वेंशन ध्यान में रखने के, जितना हो सके उतना आपको शियर फोर्स लेफ्ट से निकालना है, क्योंकि लेफ्ट के साइन कन्वेंशन जो रहते वो अपने हैबिचुअल रहते, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। अगर आपको शियर फोर्स राइट से निकालना है तो राइट में अपवर्ड नेगेटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव हो जाता। ये साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड के, ये साइन कन्वेंशन राइट साइड के, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। इधर के साइन कन्वेंशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये अपने हैबिचुअल है, तो हमेशा कोशिश करना कि लेफ्ट से ही निकालना। ठीक है, तो शियर फोर्स का कांसेप्ट समझ में आ गया। अब ऐसे बेंडिंग मोमेंट का है, अगर मेरे को ये हर पॉइंट पे बीएम निकाल, जितने पॉइंट पे लोड आता है उस हर पॉइंट पे बीएम निकालना पड़ता। तो शियर फोर्स निकालते वक्त क्या किया अपन ने, शियर फोर्स निकालते वक्त अपन ने जिस पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना था उसके एक तो लेफ्ट या राइट साइड से जितने भी फोर्स है सबका अलजेब्रिक सम करते गए अपन। अब वैसे ही अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट निकालते वक्त क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है उस पॉइंट के
एक तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है सबका मोमेंट लेना पड़ेगा। जैसे अब मेरे को मोमेंट निकालनी है सी पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, एक तो लेफ्ट से या राइट से। अगर लेफ्ट से निकालना है तो लेफ्ट में कितने फोर्स है, आर ए, तो मैं आर ए का मोमेंट लूंगा, आर ए इंटू ये डिस्टेंस समझो ए। मेरे को बेंडिंग मोमेंट डी पे निकालनी है तो डी के लेफ्ट में कितने फोर्स है, आर ए पे दिख रहा और डब्ल्यू वन पे दिख रहा, मतलब आर ए इंटू ये डिस्टेंस समझो बी और माइनस डब्ल्यू वन इंटू डिस्टेंस समझो सी। मतलब डी पॉइंट मोमेंट निकालनी है तो आर ए इंटू बी माइनस डब्ल्यू वन इंटू सी, इस तरह से निकालूंगा मैं, ठीक है। तो अब बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या, वही अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द बीम। जो सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है उस सेक्शन के एक तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जितने भी वर्टिकल फोर्स होंगे सबका अलजेब्राइक, सबका मोमेंट का अलजेब्राइक सम करने का, ठीक है। सीने फोर्स निकालते वक्त सबके फोर्स का अलजेब्राइक सम करने का है और बीएम निकालते वक्त सबके मोमेंट का अलजेब्राइक सम करने का है। और मोमेंट के साइन कन्वेंशन क्या रहते हैं, इस तरह से आप डायग्राम बना लो, आपको पे बहुत ज्यादा काम आएंगे आपको। ये डायग्राम से मैं आपको पूरे साइन कन्वेंशन समझा देता हूं इसके। ये देखो डायग्राम निकाला मैंने। अब ये समझो मेरा सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, मैं जैसे मोमेंट निकालनी है सी पॉइंट पे तो सी पॉइंट को रख दूंगा मैं, मोमेंट निकालनी है डी पॉइंट पे तो मैं डी को रख दूंगा। अब सेक्शन के लेफ्ट से निकालनी है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अगर मेरे को मेरे सेक्शन पे मोमेंट निकालनी है और लेफ्ट साइड से निकालनी है, साइन कन्वेंशन क्या रहेंगे, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस। अगर उसी सेक्शन का मोमेंट मुझे राइट से निकालना है तो उल्टा कर देना है, एंटी क्लॉकवाइज प्लस और क्लॉकवाइज माइनस। मतलब ये डी का मोमेंट अगर मेरे को राइट से निकालना है तो आर भी कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन राइट में एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, प्लस रहता है, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो आप कहीं से भी निकालो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सी का मोमेंट आपने लेफ्ट से निकाला तो आंसर अलग आया, उसी सी का मोमेंट राइट से निकाला आंसर अलग आया, ऐसा होने वाला नहीं है। आप ये सी का मोमेंट लेफ्ट से निकालो या राइट से निकालो आपको आंसर सेम मिलने वाला है। डिपेंड करता है किस साइड से कैलकुलेशन कम करना पड़ता है अपने को। जैसे सी पे अगर निकालना है तो ए लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन कम गिर रहे हैं तो अपन लेफ्ट से निकालेंगे, राइट से कैलकुलेशन कम हो तो अपन राइट से निकालेंगे। तो डिपेंड करता है कि अपने को किस साइड से कैलकुलेशन कम गिर रहे उस साइड से मोमेंट निकालेंगे अपन, ठीक है। तो ये एक तो डेफिनेशन शियर फोर्स बीएम के आप लिख के रखो, आपको कोई किताब में मिल जाएंगे, सिर्फ कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कांसेप्ट समझना चाहिए। डेफिनेशन को पूछने वाला भी नहीं एग्जाम में इसकी, छोड़ दे कोई एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछने वाले। तो कांसेप्ट ध्यान में रखो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछते एग्जाम में तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके आना चाहिए, वो भी विदाउट कैलकुलेटर, वो भी विदाउट कैल से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में दो टर्म देखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। तो जब शियर फोर्स अपना साइन प्लस से माइनस में चेंज करता तो उस वक्त अपन उस पॉइंट को बोलते पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर। जैसा समझो इस प्रकार का एसएफबी है, इस तरह का एसएफबी नॉर्मली यूडीएल का निकलता, अगर फुल स्पैन पे यूडीएल है तो उसका एसएफबी इस तरह से आता है, ये प्लस ये माइनस। देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा, इस पॉइंट तक क्या आंसर कैसा था, पॉजिटिव था, और इस पॉइंट के बाद में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब इस पॉइंट को बोलूंगा मैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है इसका, द पॉइंट एट विच शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। वैसे ही फ्लेक्चर सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, फ्लेक्चर का मीनिंग क्या होता है, फ्लेक्चर का मीनिंग होता है बेंडिंग, फ्लेक्चर का ही दूसरा मीनिंग क्या होता है, बेंडिंग। मतलब ये पॉइंट कहां मिलने को ना, ये पॉइंट मिलने को ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, बीएमडी में। तो ऐसा ही अगर वो बीएमडी है, इस तरह से बीएमडी सपोज आ रहा आपका, इस पॉइंट तक क्या था, प्लस में आंसर था, और इस पॉइंट पे क्या हो गया, माइनस में आंसर हो गया। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे अपन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। कोई भी सिंपली सपोर्ट बीम में या कोई भी कैंटिलीवर बीम में, सिर्फ कैंटिलीवर प्रॉप कैंटिलीवर नहीं, कोई भी सिंपली सपोर्ट बीम या कोई भी कैंटिलीवर बीम में कभी भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर फॉर्म होता नहीं। ऐसे क्वेश्चन कोई भी किताब में देखो पूछे हुए, एग्जाम में पूछे हुए हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर ओनली फॉर्म इन एन ओवरहैंग बीम। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर सिर्फ ओवरहैंग बीम में ही फॉर्म होता, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर सिर्फ ओवरहैंग बीम में ही फॉर्म होता। और कुछ दो तीन पॉइंट लिख के देता, बीएमडी ऑफ simply supported beam is always positive। simply support beam का BMD आपको हमेशा प्लस में ही मिलने वाला है, कभी माइनस में जाता नहीं। आपका बाय मिस्टेक कभी माइनस में गया तो कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ की है, ध्यान में रखना। BMD ऑफ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम का BMD इज ऑलवेज नेगेटिव। कैंटिलीवर बीम का BMD कभी प्लस में जाता नहीं, हमेशा माइनस में आता। कारण क्या है,
सिंपली सपोर्ट बीम हमेशा सैगिंग में बेंड होता और सैगिंग का साइन क्या रहता पॉजिटिव, इसलिए इसका बीएमडी पॉजिटिव में आता। कैंटिलीवर बीम हमेशा हॉगिंग में बेंड होता और हॉगिंग का साइन क्या रहता माइनस, इसीलिए इसका बीएमडी माइनस में आता। ये कारण है उसके। प्लस माइनस में क्यों आता सर? तो सिंपली सपोर्ट सैगिंग रहता है इसलिए प्लस, कैंटिलीवर हमेशा हॉगिंग रहता है इसलिए माइनस, और ओवरहैंग जो रहता ना, ओवरहैंग सैगिंग में रहता और हॉगिंग में रहता। देखो इस प्रकार का ओवरहैंग यहाँ तक सैगिंग रहेगा, यहाँ से हॉगिंग रहेगा, मतलब इसमें पॉजिटिव भी आएगा बीएमडी, नेगेटिव भी आएगा, इस तरह से आएगा, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर सिर्फ ओवरहैंग बीम में ही फॉर्म होता, आपको ध्यान में रखने का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शियर क्या होता है, ये आज से आपको समझ गया। ये बहुत से लोगों को पता है, लेकिन ये कुछ कांसेप्ट है, ये जो पॉइंट्स थे ये पता नहीं होंगे, तो डायग्राम बना के रखो, ये वीडियो को पॉज कर दो, डायग्राम बना लो, सब कुछ लिख लो अच्छे से, ठीक है। और भी कुछ दो तीन पॉइंट बताया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम कर दो। सपोज इस तरह का एक बीएमडी आपका है, सपोज इस तरह का एक बीएमडी है, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर नंबर 1, और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर नंबर 2। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर के बीच में के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। समझो इस तरह का एक एसएफडी निकला अपना, इस तरह का एसएफडी निकाला, ये एक एसएफडी निकाला। तो एसएफडी में अगर दो पॉइंट के बीच में शियर फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ का शियर फोर्स और यहाँ का शियर फोर्स अगर कांस्टेंट है, तो इस प्रकार के स्पैन को बोलते हैं हम शियर स्पैन। इस तरह के स्पैन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शियर स्पैन। मींस द स्पैन बिटवीन कांस्टेंट शियर फोर्स is called shear span, is called shear span। अगर दो पॉइंट के बीच में shear force कांस्टेंट है तो उस वक्त उस स्पैन को बोलते हैं shear span। और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ये दो चीज हमें रखना, पूछे हुए क्वेश्चन से एग्जाम में, shear span किसको बोलते हैं और फोकल लेंथ किसको बोलते हैं। और एक बात, when bending moment is constant, bending moment अगर किसी बीम में कांस्टेंट है, जहां तक बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहता है वहां शियर फोर्स हमेशा जीरो रहता। व्हेन बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट एंड शियर फोर्स इज जीरो, द बीम इज सेड टू बी प्योर बेंडिंग। द बीम इज सेड टू बी इन प्योर बेंडिंग, मतलब उस तरह के बेंडिंग को अपन प्योर बेंडिंग बोल सकते। तो प्योर बेंडिंग कब बोलते, व्हेन बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट एंड शियर फोर्स इज जीरो। कोई भी बीम को प्योर बेंडिंग कब बोलेंगे हम लोग कि प्योर बेंडिंग में है बीम, जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा उसका और शियर फोर्स हमेशा जीरो रहेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। एक और दो तीन पॉइंट है मेरे को। व्हेन द पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता, शियर फोर्स इज जीरो। जहां पे बीएम मैक्सिमम दिख रहा वहां शियर फोर्स कितना आएगा, हमेशा जीरो आएगा। जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम दिख रहा है वहां शियर फोर्स हमेशा जीरो आने ही वाला है। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर के पॉइंट पे शियर फोर्स हमेशा जीरो रहता, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर पे बेंडिंग मोमेंट का आंसर कितना आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। हमेशा कोई भी बीम लो आप, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर के पॉइंट पे हमेशा बीएम का आंसर मैक्सिमम आना ही चाहिए, ठीक है। एक और चीज ध्यान में रखना कि एसएफडी इज 1 डिग्री हायर देन लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम से 1 डिग्री ऊपर रहता है एसएफडी, मतलब एसएफडी की डायग्राम की डिग्री 1 से ज्यादा रहती है लोडिंग डायग्राम से। और एंड बीएमडी इज 1 डिग्री हायर देन एसएफडी। मतलब अगर लोडिंग डायग्राम लीनियर है तो एसएफडी इंक्लाइंड है, अगर एसएफडी इंक्लाइंड है तो बीएमडी पैराबोलिक है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री हायर। मतलब एसएफडी में अगर इंक्लाइंड आ रही तो बीएमडी में पैराबोलिक आएगा, इसको बोलते हैं 1 डिग्री हायर। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, एसएफडी हमेशा लोडिंग डायग्राम से 1 डिग्री ऊपर रहता है और बीएमडी हमेशा एसएफडी से 1 डिग्री ऊपर रहता है, ठीक है। और कुछ रिलेशन ध्यान में रखना, ऐसा चेंज इन शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू बोलते हैं अपन रेट ऑफ लोडिंग। क्या बोलेंगे इसको स्टेटमेंट, चेंज इन शियर फोर्स with respect to distance is equal to
रेट ऑफ लोडिंग, W मतलब क्या होता है यूडीएल, यूडीएल मतलब क्या, रेट ऑफ लोडिंग। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम पूछा हुआ है। चेंज इन शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ लोडिंग। वैसे ही अगर चेंज इन मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, शियर फोर्स। चेंज इन मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, शियर फोर्स। चेंज इन मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, शियर फोर्स। तो चेंज इन शियर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ लोडिंग, वैसे ही चेंज इन मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। ये दो रिलेशन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रेट ऑफ लोडिंग के अंदर के रिलेशन पूछते एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, ठीक है। और एक लास्ट बिट बताऊंगा, उसके बाद मैं इस लेक्चर को खत्म करूंगा, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका। तो एक लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बता रहा हूं मैं कि कौन से प्रकार के लोड के लिए एसएफटी और बीएफडी में किस तरह का डायग्राम प्लॉट करना पड़ता है। सपोज देखो पॉइंट लोड है, अगर मेरे पास में पॉइंट लोड है बीम के ऊपर, तो एसएफटी कैसे आएंगी और बीएफडी कैसे आएंगी। तो पॉइंट लोड में एसएफडी आएंगी स्ट्रेट लाइन, एसएफडी आएंगी स्ट्रेट लाइन, बीएफडी आएंगी इंक्लाइन लाइन, बीएफडी आएंगी इंक्लाइन लाइन। अगर मेरे पास यूडीएल है तो यहाँ पे आएगा इंक्लाइन लाइन, यहाँ पे आएगा इंक्लाइन, और यहाँ पे आएगा पैराबोलिक या फिर कर्व। अगर मेरे पास में यूवीएल है तो यहाँ पे आएगा पैराबोलिक, यहाँ पे आएगा पैराबोलिक, और यहाँ पे आएगा क्यूबिकल कर्व। पैराबोलिक कर्व और क्यूबिकल कर्व एक ही दिखता, लेकिन फर्क है, इसका रिलेशन अगर x में है तो इसका रिलेशन x स्क्वायर में है, इसका रिलेशन x क्यूब में है, तो फर्क है, वो दिखता सेम ही लेकिन फर्क है। अगर मेरे पास में ऊपर पैराबोलिक लोड है, अगर तुम्हारे बीम पे ऐसा इस तरह का लोड है, पैराबोलिक लोड, इस तरह का लोड आ रहा है बीम के ऊपर, तो एसएफडी कैसे आता है, एसएफडी आता है क्यूबिकल कर्व, एसएफडी आता है क्यूबिकल कर्व, और बीएफडी में आता है फोर्थ डिग्री पैराबोला, बीएफडी में आता है फोर्थ डिग्री पैराबोला। ये पैराबोला सेकंड डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है, ये फोर्थ डिग्री आएगा यहाँ पे। तो यूडीएल में सेकंड डिग्री पैराबोला, यूवीएल में बीएफडी में थर्ड डिग्री पैराबोला, और पैराबोलिक लोड है तो बीएफडी में फोर्थ डिग्री पैराबोला आता है। और अगर अपने बीम पे कपल एक्ट हो रहा, तो कपल मतलब मोमेंट है, और उसका एसएफडी में कोई फर्क नहीं गिरता। कपल जब आती बीम पे तो एसएफडी क्या आती, सिर्फ स्ट्रेट लाइन, मतलब कपल के बाद एसएफडी ड्रॉ नहीं करना पड़ता। और बीएफडी में क्या आता, सिर्फ एक स्टेप ऑफ वर्टिकल लाइन, स्टेप ऑफ वर्टिकल लाइन एट द पॉइंट ऑफ कपल, मतलब जिस पॉइंट पे कपल आ रहा उस पॉइंट पे सिर्फ आपको एक वर्टिकल लाइन स्टेप अप दिखानी पड़ती है। इस तरह से समझो कपल के पॉइंट पे क्या है, दो आंसर आते हैं, मतलब इस तरह का आंसर निकाला मैंने, तो ये कपल का पॉइंट है, सपोज यहाँ पे वैल्यू आएंगी, इस तरह से ऊपर जाएंगे, फिर डायरेक्ट कंप्लीट होंगी। सपोज ये पॉइंट कपल का है, तो कपल पे आपको दो आंसर दिखेंगे, तो ऐसी वर्टिकल स्टेप लाइन निकालना पड़ता। जब कपल बीम पे आता तो बीएफडी में क्या वेरिएशन दिखता, एक वर्टिकल स्टेप अप लाइन दिखती, जो आपको बीएफडी में वेरिएशन दिखता। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के लोड के लिए किस तरह का डायग्राम में वेरिएशन होता है, किस तरह से डायग्राम चेंज होती है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच द पेयर्स जब क्वेश्चन पूछता तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो आज अपन ने इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, जितने बेसिक कंसेप्ट थे शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड, वो सारा कवर हो गया। इसमें अब सिर्फ क्या करना है आपको, अलग अलग प्रकार के लोडिंग केसेस के लिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहता, और उसके ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आए तो वो कैसे सॉल्व करना, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो और इसको जरूर देखो। जो व्यूज इस प्रीवियस लेक्चर को आ रहे हैं वैसे व्यूज को नहीं आने चाहिए, इसको बहुत ज्यादा व्यू आने चाहिए। इसको जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना आप सबको बेनिफिट होगा और अपना चैनल भी ग्रो होगा, ठीक है।